मैप देखते हैं उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको यहां पर विजिबल हो रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो मैप आज वर्तमान में देख रहे हैं ये इंडिया की आज की स्थिति है, लेकिन यहां तक कैसे पहुंचे इसके लिए थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखिए इतिहास कुछ इस प्रकार से है, जब अंग्रेजों से भारत की आजादी की मांग की जा रही थी उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी देश के अंदर, उस देश की आजादी से पहले नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो प्रयास किए गए जिसमें गांधी जी, नेहरू जी, पटेल साहब जैसे बड़े नेता थे देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी समय मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी और थी जिन्ना के नेतृत्व में चल रही थी और वो धर्म के नाम पर अपने एक अलग देश की मांग कर रही थी। अंग्रेजों के द्वारा ये जब देखा गया कि भारत में नए देश की मांग हो रही है तो उन्होंने माउंटबेटन को इंडिया भेजा। माउंटबेटन इंडिया आए और 3 जून को आकर के उन्होंने देश के विभाजन का प्रस्ताव रखा। भारत के अंदर तत्कालीन 562 रियासतों से कहा गया कि यदि आप चाहें तो भारत में रह सकते हैं, नहीं तो जो धर्म के आधार पर नया देश पाकिस्तान बन रहा है आप उसमें जा सकते हैं, या फिर आप स्वतंत्र रहते हुए ब्रिटिश शासन में अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स ने भारत को इस प्रकार से खंड में बांटने का प्रयास किया कि तुमको जैसे रहना है वैसे रह सकते हो, कोई बात नहीं साहब। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उस समय 559 रियासतों ने भारत के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन्होंने कहा कि नहीं, हम विलय नहीं होंगे, भारत के साथ विलय नहीं होंगे। उनमें से आज की जो हम चर्चा है, हालांकि हैदराबाद को पुलिस एक्शन के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू कश्मीर का विलय पत्र वहां के राजा हरि सिंह के हस्ताक्षर के द्वारा किया गया। इनमें से आज की जो चर्चा है वो जम्मू कश्मीर पर है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय जम्मू कश्मीर भारत के साथ नहीं मिला हुआ था। उसने राज्य में विलय करने से इनकार कर दिया था कि हम नहीं विलय कर पाएंगे। 15 अगस्त की अपडेट है कि विलय नहीं कर पाएंगे और न्यूज आप देखते हैं अक्टूबर 28, 1947 की। अगस्त से सितंबर निकला और सितंबर के बाद अक्टूबर पहुंचा। मात्र 2 महीने और 11 दिन के भीतर या 13 दिन के भीतर भीतर जम्मू कश्मीर की खबर बनती है कि कश्मीर एसीड्स टू इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर जो है वो किसको मिल गया है, इंडिया को मिल गया है। ये खबर छपती है हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इस 2 महीने में क्या हुआ, अब 2 महीने में क्या हुआ वो भी जान लेते हैं। देखिए क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी को एक खबर पता चली कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर बड़ा मलाल है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान में मर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि वहां का राजा हरि सिंह एक हिंदू था और उसने कहा कि मैं अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लेकर चलूंगा, ना मैं पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं हिंदुस्तान में जाऊंगा, सबसे बढ़िया संबंध रखूंगा। अंग्रेजों ने 3 जून की योजना में यह कह दिया था कि मैं स्वतंत्र रह सकता हूं तो मैं स्वतंत्र ही रहूंगा। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें स्वतंत्र रहना है रहो। लेकिन नेहरू जी को एक इनपुट मिल चुका था सिक्योरिटी एजेंसी से कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है जम्मू कश्मीर को जबरन अपने में मिलाने की, क्योंकि वहां मेजॉरिटी मुस्लिम थे और उनको अगर अपने में मिला लिया गया तो वो लोग एक मुस्लिम राष्ट्र में आकर खुश होंगे, ऐसा कहकर उन्होंने अपने लेवल पर काम शुरू कर दिया। यह इनपुट जब पता चला तो पटेल साहब को तैयार किया गया कि आप तैयारी रखिए, अगर कोई भी काम हुआ तो अपन लोग एग्जैक्टली एक्शन लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारा कोई भी उसके साथ वास्ता नहीं है। कोई बात नहीं साहब। खबर आती है 24 अक्टूबर को कि पाकिस्तान ने ट्रक में भर के लगभग 5000 कबाइलियों को, असल में वो पाकिस्तानी सेना के जवान थे, उन्हें वहां से कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से 5000 से अधिक कबाइलियों को यहां भेज दिया गया कि ये लोग वहां पर घुसे हैं आम जनता बनकर, जो चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में मिले। यह खबर जब हरि सिंह को पता चली कि उनके ऊपर हमला हो गया है पाकिस्तान से, वो सीधे भारत के संपर्क में आए और भारत के साथ कहा कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, आप हमें अपने में मिला लीजिए, हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। भारत ने कहा मिलने की कंडीशन एक है, ऑन पेपर ये लिखित में दो कि तुम हमारे साथ हो तभी हम सेना भेजेंगे, हम ऐसे ही सेना नहीं भेज देंगे कि तुम्हारी सहायता के लिए सेना हम भेज दें और बाकी तुम अपना अलग देश का स्टेटस एंजॉय करो, पहले कहो कि हमसे मिलोगे। बोले हाँ मैं मिलने को तैयार हूं। ठीक है साहब। 28 अक्टूबर को कश्मीर ने भारत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि हम आपके साथ मिल रहे हैं। मिलते समय यह बात तय की गई कि आपको कुछ सुविधाएं, जैसे आपको मैं पहले भी बता दूं 562 जब देशी रियासतें हुआ करती थी जिनका विलय करके देश का निर्माण किया जा रहा था, तो कहा गया था कि 3 प्रकार के विषय, कौन कौन से, रक्षा, संचार और विदेशों के साथ संबंध, इन 3 विषयों को लेकर के हम भारत के साथ रहेंगे, बाकी सभी विषयों पर राज्य अपने अपने स्तर पर कार्य कर सकेंगे। शुरुआत में एकीकरण का यही आधार रखा गया था, लेकिन संविधान का निर्माण तो बाद में हुआ, देश तो पहले ही बन गया था 15 अगस्त 1947 को।
संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने बैठ करके अपना कार्य करना शुरू किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में यह लाइन मेंशन्ड है कि हमने अपना संविधान अपने आप को समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमने लागू किया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में दिए गए आर्टिकल्स में से 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ये एक अलग पार्ट है, लेकिन इसके साथ में कुछ तथ्य जानते हैं। अब जब हरि सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि भारतीय सेना जाएगी, कबायलियों से लड़ाई लड़ेगी, तो हमने कहा ठीक है, भेज देंगे आप हमारी सेना। हमने अपनी सेना भेज दी। हमारी सेना गई और उनको पीछे खदेड़ना शुरू कर दी। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हुई, यानी कि लंबी जंग चली। आप सोचिए 28 अक्टूबर से लेकर के एक अगला पूरा साल निकल गया। 31 दिसंबर 1948 तक जंग चली और उस जंग में जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। इसके पीछे की भी एक बड़ी स्टोरी है कि नेहरू जी इस मामले को यूएन में लेकर चले गए, जबकि हम इस चीज को जीत रहे थे। हाल ही में अमित शाह जी द्वारा इस मुद्दे को उठाया भी गया है कि हम अगर उसी समय इन्हें धकेलते हुए पीछे ले जाते तो पूरा जम्मू कश्मीर हमारा होता, लेकिन भारत ने अपनी अति आस्था यूएन में व्यक्त कर दी और यूएन ने स्टेटस क्वो दे दिया, जैसा है वैसे बने रहो, और हम लोग वहीं की वहीं रखे रह गए। खैर, फिलहाल के लिए अब मुद्दा यह बनकर आता है कि फिलहाल हमारे पास 2/3 जम्मू कश्मीर है, लेकिन पूरे का हमारे पास ऑन पेपर राइट है। जिस हरि सिंह के दस्तावेज के आधार पर हमने इसको अपना बनाया है, उसी के दस्तावेज के आधार पर यह हिस्सा भी हमारा है। फिलहाल हम इस पर वापस लौटते हैं। अब यह दौर जब पूरी तरह युद्ध से शांत हुआ, लेकिन उसी समय दिल्ली में बैठी हुई संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी। संविधान सभा के अंदर निरंतर नई नई बहसें हो रही थी, नए नए कानूनों के ऊपर चर्चा हो रही थी, नए आर्टिकल्स पर चर्चा हो रही थी। 31 दिसंबर यानी 1948 पूरा जा चुका था, 1949 आ चुका था। अब कुछ ही महीने बाकी थे संविधान के निर्माण में, यानी 2 साल 11 महीने में से 2 साल कंप्लीट संविधान निर्माण के पूरे हो चुके थे। अब महज कुछ दिन बाकी थे। इस समय जाकर थोड़ी शांति जम्मू कश्मीर के मामले पर हमें मिली, लेकिन फिर भी अब जम्मू कश्मीर को जब हमने शामिल किया तो उसके हिसाब से भी कुछ नए प्रावधान जुड़ने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, जब देश आजाद हुआ, आजादी के समय हमारे साथ में यह स्थिति थी कि संविधान सभा में कितने सांसद भेजे जाएं। तो संविधान सभा में जो सांसद भेजे गए उसमें जम्मू कश्मीर का कोई सांसद नहीं था शुरुआती तौर पे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर मिल गया है तो भाई उनके लिए भी संविधान बनेगा, और संविधान बनेगा तो उनके सांसद भी भेजे जाएंगे। इसी आधार पर जुलाई 1949 में, विचार कीजिएगा, नवंबर 26 को तो हमने संविधान अपना लिया है, उससे पहले जुलाई के अंदर लगभग 3 महीने पहले हमने अपने संविधान सभा में शेख अब्दुल्ला, ये फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया कि आप लोग भी आ जाइए और अपने हिसाब से आपको संविधान में जो चाहिए वो मांग लीजिए। जब इनको बुलाया गया तो देखिए हमारे संविधान पर इतना बहस हो लिया था, अब एक नया हिस्सा हमारे देश में जुड़ा है, उसके हिसाब से अगर कोई नई चर्चा होनी है तो तत्कालीन रूप से एक प्रावधान किया गया, और वो प्रावधान ये था कि देखिए संविधान तो ऑलमोस्ट अब रेडी स्थिति में जा रहा है, आपके लिए हम एक सुविधा कर देते हैं। जैसे हमने सबसे कहा था देश के एकीकरण के समय कि रक्षा, विदेशी संबंध और संचार, ऐसा नहीं है कि ये हमने जम्मू कश्मीर से कहा था, हमने सभी रियासतों से कहा था, लेकिन रियासतों के प्रतिनिधि जब हमारे पास आए, सारे देश के प्रतिनिधि हमारे पास आए, संविधान सभा बनी, तो हमने सबके लिए कानून बनाए। साथ भी अनुसूची के अंदर हमने विषयों का बंटवारा किया, केंद्र के पास ये विषय, राज्य के पास ये विषय, समवर्ती सूची में ये विषय, इस प्रकार से विषयों को रखा गया था। ठीक है साहब। अनुच्छेद 370 नाम से इनको एक आर्टिकल दिया गया और कहा देखिए फिलहाल के लिए कुछ प्रमुख चीजें तो हम अपने पास रख लेते हैं, बाकी आपको हम टेम्परेरी रूप से कुछ पावर दे देते हैं, जिसके तहत आप अपने लिए आवश्यक जो भी चीजें हो एक अपनी संविधान सभा बना लो और उस संविधान सभा से जम्मू कश्मीर पर शासन की एक व्यवस्था तैयार कर लो। अब आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। हमारा जब संविधान बन रहा था उस दौर में अंतिम पड़ाव पर जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े थे, और जुड़ते ही उनके लिए एक नया उपबंध 370 के नाम से हमने मर्ज किया, एक तरह से समझिए एडिशनल चीज जोड़ी, और कहा गया 17 अक्टूबर को कि आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप किसी बारात में जा रहे हैं या कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और उसमें अंत में कोई व्यक्ति आता है, तो आप उससे कहते हैं भैया सुनो, तुम्हारा साफा
बाद में बांध देंगे, अभी तुम बारात में बैठ लो। बोले मैंने तो अभी ड्रेस तैयार नहीं करी, तैयार नहीं पहनी, कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, रास्ते में चलते हुए कर लेना, तुम्हारे चक्कर में बारात डिले नहीं कर सकते, अब चलने दो, देश को चलाना है, हमें संविधान बनाकर देश को नया संविधान देना है, देश को चलाना है। ठीक है, इनको 370 पकड़ाया और इनसे कहा तुम अपने लिए कानून बना लो और फिर हमें बताते रहना, देश के साथ साथ हम चलाते रहेंगे। संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ, ये 370 पकड़कर बैठ गए। ठीक है साहब, इनको 370 में कुछ ताकतें मिल गई। क्या ताकतें मिल गई? इनसे कहा गया कि आपको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, विशेष अधिकार प्राप्त है आपके राज्य को, जिसके अंदर आपकी स्टेट असेंबली अपना संविधान बना सकती है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, संपूर्ण भारत ने अपना एक संविधान बनाया और जम्मू कश्मीर को कहा गया कि तुम अपना एक संविधान बनाकर बैठ जाओ साइड में, और अपने लिए अलग तरीके के कानून भी बना सकते हो। इतना ही नहीं, अपने जो रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में रहने वाले, उनकी नागरिकता का उपबंध भी कर सकते हो। जमीन को लेकर के और फंडामेंटल राइट्स को लेकर के भी आप अपना संविधान बना सकते हो। यानी एक देश के अंदर एक राज्य मिलता है, उस राज्य के नागरिकों की नागरिकता अलग, यानी जम्मू कश्मीर के राज्य के नागरिक के पास दो प्रकार की नागरिकता, भारत की भी और जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता। उसके पास प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार, उसके फंडामेंटल राइट अलग, और तो और सिटीजन्स जो दूसरे राज्य के हैं वो आपके राज्य में कोई जमीन नहीं खरीद पाएंगे, आपके राज्य में जाकर के जमीन का खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश में कभी वित्त की स्थिति खराब हो जाए तो वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगी। इस प्रकार के स्पेशल प्रावधान आर्टिकल 370 के तहत दे दिए गए। यहां ये जो समझने की बात है ना, वो बहुत बड़ी ये है कि 370 चलते हुए सेशन के अंत में दिया गया प्रावधान था, शुरुआत से इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी। संभवतया ये स्थिति अब आप लोगों को कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब इसी पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर ही सबसे बड़ी बात कही है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राजी हो गया। जम्मू कश्मीर ने 1951 में संविधान सभा का, खुद की संविधान सभा का गठन किया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, हम गणतंत्र बन गए। इन्होंने अपना संविधान सभा का गठन उसके बाद में किया और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं, यह तय करने का फैसला किया कि देखिए, भारत की संविधान सभा ने जो संसद में फैसले किए हैं वो हम पर लागू होंगे या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। कोई बात नहीं साहब, ये लोग अपने लेवल पर चलते रहे। हमारी संसद ने अनुच्छेद 35A 14 मई 1954 को और जोड़ दिया, जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य विधानसभा की होगी। यानी कि जम्मू कश्मीर खुद डिसाइड करेगा कि उसके यहां का नागरिक कौन है। साहब, ये भी एक एडिशनल शक्ति इनको मिल गई। 370 मिल गया, 35A मिल गया। 1957 में जाकर जम्मू कश्मीर की संविधान लागू हुई, यानी कि इन्होंने अपना संविधान बनाया और उसे लागू किया, और उसके बाद इन्होंने अपना संविधान सभा भी रद्द कर दिया। जैसे अपना संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को कार्य करना समाप्त कर दी, इनका भी कार्य करना समाप्त कर दी। इसके तहत इन्होंने क्या क्या पावर ले ली? अपने आप को एक स्पेशल स्टेटस दे लिया, अपने नागरिकों को डुअल सिटीजनशिप दे ली, अपना अलग झंडा बना लिया, 360 को अप्लाई करने से इनकार कर दिया, माइनॉरिटीज को, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, उन्हें कोई रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया। भारत का नागरिक, क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर ने तो अलग नागरिकता निकाल दी, तो भारत का नागरिक यहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, यह प्रावधान कर दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके माध्यम से आप पूरे देश में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होने दिया। साथ ही कहा कि इनके यहां की विधानसभा 6 साल तक चलेगी, 6 साल तक की विधानसभा का प्रावधान किया गया। साथ ही कहा कि यदि जम्मू कश्मीर की किसी महिला ने किसी बाहर के पुरुष से विवाह कर लिया तो उसकी राज्य की सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर की एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने का प्रयास किया गया। पंचायती राज पूरे देश में आ गया, लेकिन यहां पर पंचायती राज को परमिशन नहीं मिली। साथ ही कहा गया कि भारत में पढ़ाने को लेकर राइट टू एजुकेशन हो सकता है, लेकिन भारत का कानून जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा। यह बात देश के नागरिकों को बहुत चुभी कि यार, हमारे देश में संसाधनों का उपयोग तुम सारा करो, हमारी सुविधाओं का उपयोग सारा करो, हमारे पेट्रोनेज में रहो, लेकिन हम तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकते, हम तुम्हारे यहां नहीं जा सकते, हम तुम्हारे देश में, मतलब तुम्हारे राज्य में जाकर ऐसा फील करते हैं दूसरे देश में आ गए हो। यह कैसे संभव है? जनता के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए 370 के इन्हीं प्रावधानों के खिलाफ
बहुत गुस्सा पनपा, तो इसी गुस्से को भाजपा ने, बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र में वादा बना दिया। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने वर्ष 2014 में अपने मैनिफेस्टो में, जहां राम मंदिर निर्माण पहली प्राथमिकता थी, वहीं पर अपनी दूसरी बड़ी प्राथमिकता में 370 को हटाना घोषित कर दिया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 370 हटा के मानेंगे। पहले राम मंदिर की बात कर लें तो राम मंदिर पे तो भैया रामलला विराजमान 22 जनवरी को होने जा रहे हैं, तो इनकी शर्त पहली वाली पूरी हो गई। 370 की बात थी, 14 से 19 तक बीजेपी का शासन रहा, लेकिन 370 पर कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार जब बीजेपी आई, आते ही साहब सबसे पहला काम 5 अगस्त 2019 को जो किया गया वो कश्मीर के साथ स्पेशल स्टेटस को लेकर किया गया। मतलब सीधा था कि जो संविधान सभा ने 370 के तहत जम्मू को, कश्मीर को जो पावर दी थी, वो पावर रिवोक कर दी गई कि 370 जैसा कोई लफड़ा है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी संविधान सभा, अब क्वेश्चन सोचिए क्या क्या बनते हैं। पावर किसने दी थी? संविधान सभा ने पावर दी थी। तो संविधान सभा ने पावर दी थी, फिलहाल तो संविधान सभा है नहीं, तो फिर संविधान सभा नहीं है तो 370 लिया कैसे जा सकता है? पहला प्रश्न। अब इसका जवाब सुनिए। भारत केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में लगा रखा था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के तहत राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार को अपने लेवल पर यह ट्रांसफर कर दी पावर कि संविधान सभा चूंकि अब नहीं है भारत में, इसलिए राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संबंध में फैसला लेने की ताकत संसद को देती है, और संसद बोले तो केंद्र सरकार को देती है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सवाल बने वो क्या क्या थे कि जब संविधान सभा नहीं है तो यह रिवोक कैसे हो सकता है? पहला प्रश्न। दूसरा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली काम ही नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन के काल में क्या फिर 370 जैसी चीजों को हटाया जा सकता है? इन विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मांग उठनी ही थी। आपको यह बात यहां तक समझ में आ गई होगी। हुआ कैसे? अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और राज्य के अंदर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए, प्रदेश बना दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। सबसे पहले कोविंद जी के द्वारा एक आदेश जारी हुआ जिसके तहत संविधान सभा की सहमति के आर्टिकल 370 में बदलाव का अधिकार केंद्र को दे दिया। यानी कि यह पावर जो संविधान सभा के पास थी, अब वो केंद्र के पास पावर आ गई। जब संविधान सभा उन्हें 370 दे सकती है तो फिर 370 हटाने का पावर भी अब केंद्र के पास आ गया। पहला पॉइंट ये किया। इस बीच में और क्या चल रहा था? 5 अगस्त 2019 को सरकार ने आर्टिकल 370 को निष्क्रिय बनाने का रेजोल्यूशन राज्यसभा में पारित किया। 9 अगस्त को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। जैसे ही यह फैसला हुआ, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होना शुरू हो गई। 28 अगस्त को उस वक्त के चीफ जस्टिस होते थे रंजन गोगोई, उन्होंने 5 जजेस की संविधान पीठ बना दी। जब संवैधानिकता का प्रश्न हो तो संवैधानिक पीठ बनाई जाती है, संवैधानिक पीठ बना दी। अब यहां तक बात समझ में आ गई? ये तो फ्रंट पर चल रहा था। बैकग्राउंड में क्या चल रहा था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या चल रहा था साहब? 5 अगस्त से पहले की तैयारियां सुने तो जानकर आपको गूज बम्स आने लगेंगे, लगेगा किसी फिल्म को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। घटना है जुलाई 27, 2019 की, यानी कि 5 अगस्त से कुछ दिन पहले की। हुआ क्या? केंद्र सरकार के द्वारा 10,000 नए सैनिक जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों। 1 अगस्त को एडिशनल 28,000 सैनिक और भी जम्मू कश्मीर में भेज दिए जाते हैं। भाई साहब, जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। लगातार नए सैनिक आते जा रहे हैं। इसी बीच में फारूक अब्दुल्ला घबराकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आते हैं कि भैया चल क्या रहा है, जम्मू कश्मीर में आपने इतने सैनिक क्यों भेज दिए? अगस्त 2 होता है। पाकिस्तान के द्वारा एक माइन बिछाई गई है अमरनाथ यात्रा में, यह न्यूज ब्रोक की जाती है और अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाता है। सभी यात्रियों को यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि साहब पाकिस्तान आप पर हमला कर सकता है। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में जो होती है उसे रोक दिया जाता है। इसके बाद अगस्त 3 को 43 दिन से जो मशाइल यात्रा चल रही थी किश्तवाड़ा में, उसे रोक दिया जाता है। उमर अब्दुल्ला, इधर फारूक अब्दुल्ला मोदी से मिले हैं, उमर अब्दुल्ला जाकर के वहां के राज्यपाल से मिलते हैं, पूछते हैं कि हो क्या रहा है।
इसी बीच में 6200 टूरिस्ट को रातों रात जम्मू कश्मीर से वापस निकलो, यहां से सभी टूरिस्ट वापस चलो। सोचो कश्मीर में क्या माहौल रहा होगा, विचार करो जिस समय सारे टूरिस्ट को वहां से साफ करके हटाया जा रहा होगा, निकल लो सब लोग यहां से। लोगों में यह डर कि कहीं इंडिया अब पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाला तो नहीं है। पूरी तरह से सेना का जबरदस्त मोबिलाइजेशन यहां हो रहा है। इसी बीच में सेना के स्पोक पर्सन बाहर निकल के आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने कुछ ऐसा 31 जुलाई को हमारे साथ किया है जिसके ऊपर कुछ उनके सैनिक मारे गए हैं, उन्हें हम वापस दे रहे हैं। लोगों ने अब तक भारत के कई किस्से सुन लिए थे, सरकार का तरीका जान लिया था, लोगों को लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बहुत बड़े के अंदर अगस्त 4 आती है। अगस्त 4 के अंदर पाकिस्तान से कहा जाता है कि वो अपने बैट सोल्जर्स की डेड बॉडीज वापस ले जाए, और इसी बीच में इरफान पठान समेत 100 क्रिकेटर्स से कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर छोड़कर यहां से बाहर निकल जाइए। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और साजाद लोन को उनके घर के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है। इंटरनेट, मोबाइल सर्विस सब सस्पेंड कर दी जाती है। 144 लागू कर दी जाती है और 5 अगस्त को राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव रख दिया जाता है। यह इतना सरप्राइजिंग और टॉप नॉच सीक्रेट था कि ये किसी को भी पता नहीं चला। जस्ट लाइक कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा किसी को नहीं पता चला, एग्जैक्टली ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर से 5 अगस्त को क्या होगा किसी को नहीं पता था, कानो कान पार्टी तक को खबर नहीं। और अचानक एक बिल प्रस्तुत कर दिया जाता है कि अब जिसको विरोध करना है करते जाइए। सरकार ने एक फैसले से 890 सेंटर के लॉज एक ही बार में जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए। यानी कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में जाने से पहले इतना सोचना पड़ता था, 890 कानून एक ही बार में जम्मू कश्मीर में एंट्री कर गए। आरटीआई लगा तो आरटीई भी लगा। जम्मू कश्मीर की डुअल सिटीजनशिप हट गई और साथ ही साथ वहां पर एंट्री निर्बाध रूप से कर दी गई। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर यह कहानी समझ में आ रही है तो अब इसका विरोध सुनिए। जम्मू कश्मीर में रहने वाले नेताओं को यह गुमान था कि यह संभव ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस लिया जा सके। इसी कारण से शाह फजल, जो कि कभी रैंक 1 आईएएस ऑफिसर थे, रैंक 1 पाए थे यूपीएससी के अंदर और आईएएस ऑफिसर थे, जिन्होंने रिजाइन करके हाल ही में नेता बने थे, वो अपने समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिए कि सरकार ऐसा फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में इस बात को सुनने के लिए 5 जजेस की संवैधानिक पीठ बनाई और साथ में उन याचिकाओं को रद्द किया जिसमें यह कहा गया कि 7 जजेस की बेंच बनाई जाए। ठीक है साहब, इसी प्रकार से ये सारी चीजें चलती रही और राष्ट्रपति ने इस तरह का आदेश कैसे दे दिया केंद्र को, इसे भी बड़े मात्रा में चैलेंज अक्टूबर 2020 के अंदर किया गया। 14 दिसंबर 2022 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजेस की पीठ बनवाकर सुनवाई की बात कही। 11 जुलाई 2023 को डीवाई चंद्रचूड़, जो कि सीजेआई हैं, उन्होंने 2 अगस्त से 5 जजेस की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले की सुनवाई की बात कही। 2 अगस्त 2023 से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी। 16 दिन तक सुनवाई चली। सितंबर फर्स्ट वीक में सारी सुनवाई करके फैसले को सुरक्षित रख दिया गया। 90 दिन के बाद लगभग इस फैसले को पब्लिक कर दिया गया है। इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले की सुनवाई हो रही थी, इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट का बयान आया था कि हम लोगों को चुप नहीं करा सकते। इस विषय पर कई पत्रकार निकल कर आए और उन्होंने उम्मीदें जगा दी कि देश के साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है, 370 वापस जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो देश को चुप नहीं करा सकते, लोगों को चुप नहीं करा सकते। लोगों ने सेंटिमेंट्स, कई पत्रकारों ने सेंटिमेंट 370 के पक्ष में जोड़ दिए थे, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने साहब ने तो मोए मोए कर दिया है। हालात ये हैं कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये कुछ ऐसा करने वाले हैं और उन्होंने वैसा कर दिया। सोचकर देखिए कि हालात ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जो कहता है कि 370 बना रहेगा, यानी 370 हट जाएगा। जो स्थितियां पहले केंद्र सरकार ने क्रिएट की थी वो बदस्तूर जारी रहेंगी, यानी 370 का सपना अब एक सपना ही रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में 370 को रद्द करने के केंद्र के फैसले को सही करार दे दिया कि केंद्र ने जो फैसला किया वो सही है और हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर जम्मू कश्मीर से 370 को हटाए जाने को सही ठहराया, जो आज की
मेन हेडलाइन बना हुआ है। तो संभवतः आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह बात बेहतरीन तरीके से सिलसिलेवार समझ में आ रही है तो छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए। अगेन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस तरह से आप लोग मुझे सुन रहे हैं बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होकर के, आपसे गुजारिश है 1 मिनट का समय निकालिए, राइट हैंड साइड पर सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे क्लिक कर दीजिए। मुझे पता है 70% से ज्यादा ऑडियंस ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप एक बार में क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारी बातें आप तक तत्काल प्रभाव से पहुंचती हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही ठहराया गया और सही ठहरा करके इस पर कुछ अपने द्वारा बातें कही गई। कहा क्या गया, अब उन बातों पर हम चर्चा करते हैं। एक बार के लिए जज साहब को सुन लीजिए। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली, एक बार फिर से सुनना चाहिए, मैं बोल देता हूं, संभवतः ये आवाज स्लो लग रही होगी। इन्होंने कहा कि 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उस टेम्परेरी प्रोविजन को हटाया जाना कोई गलत बात नहीं है, हमने ये बात समझी है। यानी यहां पर ये टेम्परेरी था, ये बात बहुत मायने रखती है। और ये बात क्यों मायने रखती है, क्योंकि मैंने जो आपको इतिहास बताया कि 370 कब दिया गया था, इसका मतलब शुरुआत से 370 की कहानी नहीं थी, यही बात इन्होंने बोली। ठीक है, इसके साथ साथ इनके साथ साथ 4 जजेस और थे, यानी कुल 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस कौल, जस्टिस गवाई, जस्टिस खन्ना और जस्टिस कांत उपस्थित थे। यहां पर 23 याचिकाएं इस पूरे मामले में केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी और इन याचिकाओं के बाद में इस प्रकार का फैसला आया तो निश्चित ही प्रधानमंत्री को पसंद आया, निश्चित ही अमित शाह जी को पसंद आया, तो भाई साहब हरि सिंह जी के बेटे को भी पसंद आया। उन्होंने भी अपने लेवल पर कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वापस से राज्य बनाएंगे जम्मू कश्मीर को, तो वापस उसे राज्य का दर्जा दिया जाए और वहां पर नियमित चुनाव कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अपने अहम फैसले पर महबूबा मुफ्ती भी निकल कर आई और इन्होंने जो बात कही वो बात सुनने लायक है। उम्मीद मत छोड़ो, ये बिल्कुल इमरान खान की तर्ज पर बोलती हुई दिखाई दी। अब इनको थोड़ा सा समझाते हैं। इन्होंने जनता से कहा, अपने भाइयों मेरे बहनों, आज इंडिया का कंसेप्ट हारा है। इंडिया का कैसा कंसेप्ट हारा है? इंडिया वो था जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ मिलकर रहते थे। भारत के साथ हम मिले, हम मुस्लिम कंट्री होते हुए भी भारत के साथ मिले। ये तो ऐसे कह रही है जैसे हरि सिंह का उत्तराधिकारी ये थी। हरि सिंह मिला था मैडम, आप नहीं मिली थी, ठीक है? तो अगर हरि सिंह मिले थे तो वो इस आधार पर नहीं मिले थे। अब ऐसी स्थिति में ये लोगों को क्या भाषण दे रही हैं, जबकि हाउस अरेस्ट है, आज इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, ये फैसला आया है लेकिन जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद नहीं है, मैडम का वीडियो बाहर आ गया है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये कहती है हमें निराशा इस बात की है कि हम हताश तो नहीं होना है, लेकिन भारत में भारतीयता जो है वो संकट में है। जो ये लोग पहले हमें साथ लाए कह करके कि आपको स्पेशल स्टेटस मिलेगा और वो हमसे वापस ले लिए, ये इंडिया का कंसेप्ट नहीं है। कोई बात नहीं मैडम जी, आपको बता देते हैं इंडिया का कंसेप्ट क्या है। इंडिया का कंसेप्ट है कि हम सब मिलकर एक साथ रहें। आप हमारे भीतर रहकर स्पेशल क्यों फील करना चाहती हैं? हमें स्पेशल क्यों फील कराना? हम तो आपको अपने जैसा फील कराना चाहते हैं, इसीलिए यह हटाया गया है। खैर, इसके बाद उमर अब्दुल्ला जी भी निकल कर आए। अब ये ऐसे निकल कर आ क्यों रहे हैं? इनको एक उम्मीद जगी है, किस बात की? यहां विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे तो ये चुनाव के अंदर पार्टी बनाकर बाहर आएंगे। अभी तो देखना होगा चुनाव होंगे या नहीं होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक यहां चुनाव कराए जाएं। चुनाव का मतलब हुआ कि यहां पर नया राज्य गठित किया जाए, गठित करके चुनाव कराए जाएं। लेकिन केंद्र अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाकर भी छोड़ सकता है, जस्ट लाइक दिल्ली, जस्ट लाइक पांडिचेरी, जस्ट लाइक अंडमान निकोबार। और हो सकता है कि यहां अंडमान निकोबार पांडिचेरी या फिर दिल्ली की तरह विधानसभा दे दी जाए, चुनाव करा लिए जाए, लेकिन यूनियन टेरिटरी का अधिकार ना लिया जाए। यानी कि बहुत सारी संभावनाएं अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिर भी जस्टिस साहब क्या बोले वो जरूर आपको सुनना चाहिए। जस्टिस साहब ने 6 पॉइंट में अपनी बातें कही। 370 पर उन्होंने कहा कि देखिए ये अंतरिम व्यवस्था थी, इसे हटाकर कुछ गलत नहीं किया। सरकार ने 370 हटाया, इसके निर्णय पर हम यही कहेंगे कि अगर केंद्र के फैसले को हम हर बार चैलेंज करेंगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। हमें केवल तभी चैलेंज करना चाहिए जब दुनिया को दिक्कत हो रही हो।
जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर यह कहा कि आप ये क्यों मानने लग गए हैं कि जम्मू कश्मीर कोई अलग राज्य है, संप्रभु राज्य थोड़ी है, भारत के अधीन राज्य है, तो भारत उस पर कोई भी निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति के आदेश पर कहा कि राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वो इस प्रकार की ताकत केंद्र को दे सकता है, तो ये चैलेंज करने की कोई बात नहीं है। रही बात जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की, तो उसमें कहा कि जब 370 हट गया तो उसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए, ये बात हमने बोल दी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मामला अपने आप में बड़ा ही संवेदनशील था और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे की पूरे केस में जो जम्मू कश्मीर में वापस से 370 लगाने का पक्ष ले रहे थे, उनमें जो वकील थे उनमें प्रमुख कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, यानी एक प्रकार से यह कहा जाए तो कांग्रेस के नेता उस पक्ष में थे जो 370 की बहाली चाहते थे। वहीं दूसरी ओर सरकार यानी केंद्र सरकार के पक्ष में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन जो कि सरकारी आदमी है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी और वी गिरी जैसे कई वकील थे जो इस मामले को यहां पर लगा रहे थे। कुल मिलाकर 23 याचिकाएं थी जिनको एक साथ सुना गया क्लब करके, और इस प्रकार से यहां पर हर किसी की अपनी एक खास बात थी जो इन्होंने यहां पर कही, जिसको आप लीड छोड़ सकते हैं। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेवल पर फैसला दे दिया। अब बड़े सवाल बचते हैं कि क्या इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल, रिव्यू पिटीशन दायर की जा सकती है, लेकिन यह भी सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो रिव्यू लेती है या नहीं लेती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, दुनिया ने इस पर क्या कहा? तो देखिए, रॉयटर्स में यह खबर छप चुकी है, गार्जियन में यह खबर छप चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है। पाकिस्तान क्या बोला? वहां तो कोहराम है। पाकिस्तान ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। बेटा, तुम्हें मानना भी नहीं चाहिए। अगर तुम मान लिए तो लोग यह समझेंगे कि तुम भारत का अंग बन गए हो, क्योंकि भारत का अंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के लोग भारत की सुप्रीम कोर्ट को माने। तुम काहे मानोगे भाई? तुम अलग देश हो ना, बने रहो। अगर मान लिए तो फिर जनता मान लेगी कि तुम हमारे अंडर में आ गए हो। बाकायदा पाकिस्तानियों ने प्रेस रिलीज जारी करी, अपनी तरफ से छाती पीटी। छाती पीटने पर इनके पुराने नेता, नए नेता सब निकल कर आए और अपनी तरफ से दर्द मनाकर चले गए। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फिलहाल के लिए बात यह है, ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से जब स्पेशल स्टेटस हमने हटाया था तो दुनिया भर में रुदन मचाए थे। बेचारे, इनका तो पॉलिटिकल कैरियर ही इसी पे चमका था। अच्छा, पाकिस्तानियों का कैरियर कश्मीर पर चमकता है। कश्मीर पर भाषण दे दो, नेता बढ़िया माना जाएगा। तो इनके लिए ये टाइटल जरूरी भी है। हमने फिर से इनको रिवाइव कर दिया है, क्या पता इमरान खान फिर से सक्रिय होकर के राजनीति में आ जाए। फिलहाल तो जेल में है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जानकारियां बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो छोटी सी गुजारिश हम भी कर लें, आपको अगर समझ में थोड़ा भी हमारा कंटेंट लगा हो, पसंद आया हो, तो भाई फिर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसको क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन अगर आप क्लिक कर देते हैं तो हमारे चैनल पर अपडेट्स आपको आने वाले टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 70% ऑडियंस हमारे YouTube लिसनर्स में से ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच। और हाँ, यदि आपको 370 पर ऑडियो बुक सुननी है तो लिंक कमेंट बॉक्स